everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to our concept classes. आज एक हम बहुत ही important टॉपिक लेके आए सिलेंड्रिकल हेलिक्स. फाइनली सिलेंड्रिकल हेलिक्स. तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा थ्योरम्स भी नहीं है इसमें, लेकिन वो जो थ्योरम्स हैं जितने भी वो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं. तो आप सारी चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा. क्लियर? देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, अगर आप कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ में ना ऐसी चीज़ें कोशिश कीजिए जो आपको आती हैं. जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अगर आप उसमें सिर्फ वही देख रहे कि मुझे ये नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपने ढूंढा कि आपको क्या क्या आता है, बाकी सब चीज़ों को उससे रिलेट करके देखेंगे, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. तो जब भी आप कोई भी टॉपिक कुछ भी पढ़ें, तो पहले ऐसी चीज़ें ढूंढें जो आपको आती हैं. तो देखिए, इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स. हेलिक्स पे हम बाद में बात करेंगे. पहले क्या देख लेते हैं सिलेंडर के बारे में. तो देखिए, सिलेंडर क्या होता है बेसिकली, जो इस शेप में हो, मीन्स राउंड, है ना, राउंड शेप में बनाया गया हो. यही होता है ना सिलेंडर, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. ये नीचे भी ऐसे ही रहता है. देखिए, सिलेंडर वही जो आपके घर में आता है उसी को समझ लीजिए. क्लियर? सिलेंडर है हमारे पास, वो सिलेंडर पे क्या कह रहे हैं, हेलिक्स चाहिए हमें. देखिए, सिलेंडर में ना बेस बदल जाते हैं. बेस बदल जाते हैं इन द सेंस, देखिए यहाँ पर ये आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, देखिए ये क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना. ऊपर से ऐसे सर्कल होगा, सिमिलरली नीचे से भी सर्कल होगा. तो इसे क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स. इसे भी मैं आगे पढ़ाऊंगी. इसे क्या बोलते हैं हम, सर्कल या फिर सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें आपको हमेशा सर्कल मिलेगा. आप जनरल केस ना सर्कुलर सिलेंडर का लेके पढ़ते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है उसका बेस क्या है, सर्कुलर है. लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपको कभी कभी दे भी सकते हैं. मीन्स अगर आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा, इस समय तो काफ़ी डिमांड है उसकी, अगर आपने देखा हो तो वो नीचे से क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना. तो देखिए, ये बेस सर्कुलर नहीं है, क्या है, ये पैराबोला है. इट मीन्स कि सिलेंडर तो ये अभी भी है, सिलेंडर ये अभी भी है, लेकिन क्या हो गया, बेस चेंज हो गया. तो ये क्या है, सर्कुलर, एंड ये क्या है, पैराबोलिक. वैसे ही एलिप्स हो सकता है, जिस तरह का वो सिलेंडर बना के दे. क्लियर? तो हमें सिलेंडर पे क्या पढ़ना है, हेलिक्स पढ़ना है. हेलिक्स कैसे होता है, देखिए अगर आप देखते हैं ऐसे ऐसे, ये हेलिक्स फॉर्म है, समझ में आ रहा है, ये हेलिक्स है. ये क्या है, हेलिक्स. सिलेंड्रिकल हेलिक्स कब बनेगा सिलेंडर, जब हम हेलिक्स बना दे इसके ऊपर. क्लियर? ये अंदर से घूम रहा है पूरा, ऐसे 3D में है ना, तो इस तरीके से. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल हेलिक्स. अब देखिए, अगर आपने कभी देखा हो ट्री पे, अगर कभी आपने सांप को चढ़ते देखा हो, स्नेक कैसे चढ़ता है, वो ऐसे ही हेलिक्स की तरह ये ऐसे ऐसे चढ़ता है. नहीं देखा तो टीवी में तो देखा ही होगा. तो वही समझ लीजिए, ये क्या है, पेड़ है, और ये क्या है, स्नेक. तो ये क्या मिला, ये दोनों मिलके क्या बना रहे, सिलेंड्रिकल हेलिक्स. क्लियर? अब देखिए इधर, इतना समझ में आ गया कि सिलेंड्रिकल हेलिक्स होता क्या है. अब हमें क्या करना है, समझना है इसको, इसका यूज क्या है, कैसे कैसे हम इसे देखते हैं. ध्यान से देखिए, अगर हम हमने क्या ली, एक लाइन. क्लियर? ये क्या ली हमने, लाइन ली. अगर हम सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर सिलेंडर की, तो ये क्या होता है, सर्कुलर सिलेंडर, मान लीजिए कोई एक्सिस है, इस लाइन को क्या किया हमने, रोटेट करा दिया इसके अलोंग, इसके पूरे अलोंग क्या किया हमने, रोटेट. मतलब देखिए, अगर ये कोई क्या थी आपकी एक्सिस, ये वाली एक्सिस थी, तो इसको क्या किया हमने, इसके पूरे चारों तरफ से इसको गोल घुमा दिया. इट मीन्स इसको हमने क्या किया, यहाँ से उठाया और इसको पूरा यहाँ से करके इसके अंदर से नीचे से घुमा के वापस से यही ले आया. क्लियर? तो ये इधर जब इस पाथ पे घूम रही है, तो सिमिलरली वो इधर भी इसी पाथ पे घूम रही होगी. क्लियर? समझ में आया? ठीक. ये क्या बन गया आपका, देखिए सिलेंड्रिकल बन गया, सर्कुलर सिलेंडर. इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो सर्कुलर सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग
घूमता है, क्लियर, अपनी एक्सिस के अलावा रोटेट करता है। अब एक चीज ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ये पहले यहाँ थी, हमने इसी को तो घुमाना शुरू किया था, तो ये लाइन अभी यहाँ थी, कुछ टाइम बाद यहाँ आएगी, है ना, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली इधर से जब गई थी यहाँ पर से, तो यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से इस टाइम पे ये क्या करेगी, इस तरह से अपना पाथ फॉलो करते करते पूरा सिलेंडर बना लेगी। देखिए यही एक लाइन ही पूरे में रोटेट हुई है ना, एक यही लाइन पूरे में रोटेट हुई है। इस एक सिंगल लाइन ने क्या किया, पूरे को जनरेट कर दिया। इट मीन्स इसे क्या कह देंगे हम, जनरेटर। समझ में आया, क्या कह देंगे, जनरेटर ऑफ सिलेंड्रिकल हेलिक्स और सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स। क्लियर इतना, क्या कह दिया हमने, जनरेटर कह दिया इसे, क्योंकि इसने पूरा एक सिलेंडर जनरेट कर दिया। आप ध्यान से सुनिए, और एक चीज आपको दिख रही होगी कि सर्कुलर के केस में ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है अपने एक्सिस के, मींस ये जो होगी जनरेटर वो पैरेलल होगी अपने एक्सिस के। अब इस पे हमें हेलिक्स भी घुमाना है, तो मान लीजिए वो हेलिक्स हमने यहाँ से निकाला कुछ ऐसे, और ऐसे वो करके ऊपर जाएगा। क्लियर, हेलिक्स है ये, कर्व शेप में होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया कर्व। हाँ, अब देखिए हेलिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो हेलिक्स मूव हुआ है ये कर्व बना रहा है किसी सिलेंडर पे, है ना, कर्व बना रहा है, तो इसका कोई पॉइंट लीजिए और उस पर क्या बना दीजिए, टेंजेंट। क्या बना दिया आपने, ऐसे टेंजेंट बना दी। तो ये जो टेंजेंट बनाई आपने, और ये क्या है, ये भी जनरेटर ही है। ये जनरेटर क्यों, क्योंकि यही जनरेटर पूरा घूमी है, तो सब तरफ वो वही लाइन है ना, तो वो फिक्स्ड लाइन हो गई है, फिक्स्ड लाइन हो गई। और इस डायरेक्शन भी देखिए फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में मूव करी तो डायरेक्शन में भी फिक्स है और लाइन भी क्या है, फिक्स है। तो एक ही लाइन मूव कर रही, इट मींस इस इनसाइड लाइन को क्या कह देंगे आप, फिक्स्ड लाइन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, फिक्स्ड लाइन। तो जो टेंजेंट खींचा हमने कर्व के किसी पॉइंट पे, उस टेंजेंट का जो एंगल होगा इस जनरेटर के साथ, ये एंगल होगा कांस्टेंट। समझ में आया, ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपका कर्व था, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, टेंजेंट खींचा और ऐसे ऐसे करके क्या जा रही थी, आपकी जनरेटर जा रही थी। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट और इस जनरेटर के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर केस में। और क्या मिल गया हम दोनों के बीच का, कांस्टेंट। मतलब जो टेंजेंट और जनरेटर के बीच में एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट एंगल बनाएंगे, सबके साथ कांस्टेंट एंगल बनेगा। अब हमें इसकी डेफिनेशन पे बात करनी है। डेफिनेशन क्या होती है, अब ध्यान से देखिए, कर्व ही मिलेगा यहाँ पर ही, कर्व विच लाइज ऑन अ सिलेंडर, ये तो सीधा सीधा हेलिक्स हो गया, है ना। कर्व विच लाइज ऑन अ सिलेंडर एंड कट्स द जनरेटर at constant angle। क्लियर, वो क्या होता है हमारा सिलेंड्रिकल हेलिक्स। और कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि टेंजेंट मीन्स टेंजेंट ऑफ हेलिक्स, टेंजेंट ऑफ हेलिक्स मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द जनरेटर और विद अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड अ सिलेंड्रिकल हेलिक्स। दोनों डेफिनेशन सही है, जैसे भी आपकी बुक में लिखी हो वही समझिए, बस वो मेनली बताता है क्या है, ये फिक्स्ड लाइन या जनरेटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कांस्टेंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया, सिर्फ इतना बताता है। समझ में आया आपको सिलेंड्रिकल हेलिक्स। आगे बढ़े, अब ध्यान से देखिए। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर एक थ्योरम पढ़नी है, उसी थ्योरम से ही ये सिलेंड्रिकल हेलिक्स हमें समझना है। वो थ्योरम क्या है, ये सिलेंड्रिकल हेलिक्स की दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन मीन्स थ्योरम कहती क्या है कि जो कर्वेचर है उसका जब हम रेशियो ले लेंगे टॉर्शन के साथ, तो ये हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर, कांस्टेंट मिलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, एक हेलिक्स हो जाएगा, हाँ, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। तो
थ्योरम क्या कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट द रेशियो ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्शन मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? क्या होना चाहिए? कर्वेचर और टॉर्शन का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब होता है कि वो दो कंडीशन दोनों तरफ से सेम है, दोनों तरफ से प्रूफ की जा सकती है। मतलब जब अगर हम उसे हेलिक्स लें तो कंडीशन ये आएगी, और अगर हम इसे कांस्टेंट लें तो वो क्या होगा? कर्व एक हेलिक्स होगा। क्लियर? तो पहले हम प्रूफ करें इसे। फर्स्ट केस क्या ले लेते हैं हम कि जो हमारा कर्व है वो क्या है? हेलिक्स है। क्या है? हेलिक्स है। अभी अभी हमने सिलेंड्रिकल हेलिक्स से क्या समझा कि जो सिलेंडर था, देखिए यहाँ पर ही जो सिलेंडर था ये आपका सिलेंडर था ऐसे, जो सिलेंडर था वो क्या था? जब उसके पर से हेलिक्स गया, कर्व गया, तो उसके टेंजेंट ने जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल बनाया। ये डेफिनेशन थी। तो हमने माना क्या कि ये एक हेलिक्स है। इट मीन्स अगर टेंजेंट थी हमारे पास टी यूनिट वेक्टर, डॉट अगर उसका करें हम किसके साथ, ये क्या मिली आपको? जनरेटर। जनरेटर को डिनोट कर दें हम, मान लीजिए जनरेटर थी, इसको हमने ए यूनिट वेक्टर से। देखिए यहाँ पर ही सारी वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स ही ली जाती हैं। अगर मैं नहीं भी बोलती तो भी आप समझ जाएंगे कि वो यूनिट वेक्टर से, कि पूरा ये कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पर ही यूनिट पे बेस है। मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? कांस्टेंट है। जनरेटर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है? कांस्टेंट। ये देखिए टेंजेंट टी एंड ये क्या है आपकी ए यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इज व्हाट? कांस्टेंट एंगल, मान लीजिए कॉस अल्फा। क्लियर इतना? कॉस अल्फा कैसे? देखिए टी डॉट ए है ना, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? टी यूनिट वेक्टर फिर ए यूनिट वेक्टर कॉस अल्फा। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ क्या मिला हमें? कॉस अल्फा। सो टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर? एकदम। क्या मिल गया इससे? हमें एक कांस्टेंट मिल गया। देखिए कैसे, ये जो टी है वो देखिए अगर कर्व ऐसे गया था पहले, फिर कर्व मान लीजिए ऐसे गया, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो हर केस में चेंज हो रही है। ए तो क्या है? एक कांस्टेंट ही तो जनरेटर है, वो जनरेटर क्या हो गया? फिक्स्ड लाइन बन गई है ना, तो वो जनरेटर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट। अब इन दोनों के बीच हमें एंगल ही कांस्टेंट मिला हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट, या फिर उसका डिफरेंशिएशन भी 0। क्लियर इतना? समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं आप? टी यूनिट वेक्टर डैश डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। और सेरेट फ्रीनेट फॉर्मूले से टी यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है? जो कर्वेचर के लिए हमने प्रूफ किया था, डेट इज कप्पा एन यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कप्पा एन यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ डॉट में स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, सो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होना है। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? एन यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0 मिल गया। ये कप्पा स्केलर था, ये 0 मिल गया आपको। तो एक चीज ध्यान से देखिए आप यहाँ पर ही, जब दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट में हो और वो 0 मिल रहा हो, इट मीन्स उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कैसे? इसे ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर कॉस थीटा, एंड यहाँ पर ये 0 है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या मिली हुई है हमें? 0। इट मीन्स ये तो 0 हो नहीं सकता। 0 क्या है? कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा कब 0 होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आया? एन यूनिट वेक्टर एंड ए यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए, अब बहुत ही अच्छी चीज समझनी है आपको, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि
एन यूनिट वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। जब मैंने आपको टी एन बी पढ़ाया था, देखिए ये क्या मान लीजिए टी यूनिट वेक्टर, ये मान लीजिए बी यूनिट वेक्टर, एंड ये क्या था परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर ये क्या था, इसके परपेंडिकुलर था। जब मैंने रेक्टिफाइंग की इक्वेशन लिखाई थी तब भी क्या लिखाया था कि ये जो एन यूनिट वेक्टर है वो इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहाँ लिखा है एन यूनिट वेक्टर क्या है, ए के परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये कोई बोर्ड है, मान लीजिए प्लेन है, प्लेन, ये बी यूनिट वेक्टर है एंड ये क्या है आपकी टी यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर ही वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि जो एन यूनिट वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। मीन्स मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकली हुई है। अब जो ए यूनिट वेक्टर है वो भी एन के परपेंडिकुलर है। एन के परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगी, वो इस प्लेन के अंदर होगी। ये होगी ए यूनिट वेक्टर, ये क्या होगी, ए यूनिट वेक्टर। अब ये कैसे हो गया यहाँ पर, अब ध्यान से देखें। अब आप में काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये क्या है आपकी, ये आपका 3D कोऑर्डिनेट है भाई टी एन बी, इसे क्या मान लिया आपने टी, इसे मान लिया आपने बी, एंड ये क्या है आपकी एन है। क्लियर। ये क्या मान लीजिए कि ये क्या है टी बी है, तो ये प्लेन की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में जो प्लेन है, और ये जो एन है वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब जो वेक्टर ए आएगा वो परपेंडिकुलर है एन के, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है ना। देखिए ये एन है तो ये, सॉरी ये एन है तो ये एन के ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, एन के ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, एन के ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हमने ये क्यों कहा कि ये इस प्लेन में है ना, हमने ये क्यों कहा कि ये इस प्लेन में है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर कर रहे हैं, यहाँ पर ही इस पॉइंट पे या फिर यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व, तब से आप क्या पढ़ रहे हैं कि एक कर्व लेते हैं हम, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसी के किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल नॉर्मल बनाते हैं, ठीक। फिर जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनता है फिर क्या बनाते हैं, बाय नॉर्मल बनाते हैं। तो ये सारे काम हो रहे होते हैं एक ही पॉइंट पे, है ना। ये सारे काम कहाँ हो रहे होते हैं, एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट के लिए हम सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये नॉर्मल थी और आपने क्या किया, यहाँ पर ही कोई परपेंडिकुलर दिखा दी या यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर बता दी, तो इस पॉइंट का तो रेफरेंस ही नहीं बता जो हमने कर्व पे लिया है। समझ में आ रहा है। अभी जो हम हेलिक्स पढ़ रहे हैं उस हेलिक्स में भी क्या है, कर्व है, उसके पॉइंट से टेंजेंट पास कराई, वो जनरेटर के साथ जो एंगल बना रही है, तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कर रही है। तो उसी पॉइंट पे ही नॉर्मल, बाय नॉर्मल, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, सब उसी पॉइंट से पास होना है। तो अगर आपने कहा कि जो ए वेक्टर है उसको हम यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर कर दें, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। इट मीन्स जो ए है वो इसी पॉइंट से जाएगी। जब वो इसी पॉइंट से जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, रेक्टिफाइंग प्लेन में, क्योंकि रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर। समझ में आया। इधर क्यों नहीं आएगी या फिर इधर क्यों नहीं, वो तो इसी के लिए हो गई ना, वो तो इसी के अलग हो गई। तो ए वेक्टर क्या होगी, रेक्टिफाइंग प्लेन में। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए कि कभी भी आप कहीं पर भी फंसे नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई, ए वेक्टर इसके अंदर आ गई। अब देखिए इसने, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये ए क्या थी, जनरेटर ही तो थी। हेलिक्स पे ए को हमने क्या माना था, जनरेटर। तो इन दोनों का अब यहाँ पर देखिए, ये थी टी एंड ये क्या है आपके पास, बी यूनिट वेक्टर। ये आपने क्या कर ली, ए यूनिट वेक्टर, और है क्या ये जनरेटर। जनरेटर और टी के टेंजेंट के बीच का एंगल क्या था, कांस्टेंट, जो कि हमने अल्फा माना हुआ था। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा। क्लियर, समझ में आया। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, ये कोई पॉइंट ओ मान लीजिए, कोई पॉइंट पी मान लीजिए। इतना क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, हमें प्रूफ करना है ये कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पर से ओ ए फाइंड करें, ये पी है, इसे आप क्यों मान लीजिए,
अगर आप कह लेगा हमें यहाँ से देखिए OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। क्लियर? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। अब ध्यान से देखिए एक चीज, ये जो OP वेक्टर है, ये जब हमने इसे यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री एंगल बनाया इसने। तो OP वेक्टर क्या है हमारे पास? बेस। और PQ वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गई हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। समझ में आया इतना? अब देखिए OP वेक्टर अगर हम फाइंड करें, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? ये बेस है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस OQ वेक्टर इक्वल्स टू कॉस अल्फा। सो OP वेक्टर क्या मिल गया हमें यहाँ से? A cos अल्फा। सिमिलरली PQ फाइंड करेंगे तो PQ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। एंड OQ वेक्टर क्या है? A यूनिट वेक्टर। सो PQ क्या मिल जाएगा हमें? A साइन अल्फा। क्लियर? यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, सो हमें OQ वेक्टर क्या मिल जाएगा? OP वेक्टर इज इक्वल्स टू A cos अल्फा अल्फा। अब ध्यान से सुनिए एक चीज, हम यहाँ पर ही क्या लिखेंगे? T यूनिट वेक्टर प्लस A साइन अल्फा B यूनिट वेक्टर। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। जब हम किसी की इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए R की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे थे? X किसी सिंगल पैरामीटर का था, I लिखते हैं, प्लस Y सिंगल पैरामीटर के लिए, J प्लस Z सिंगल पैरामीटर K। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर्स लगाते हैं हम वेक्टर, किसी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, पॉइंट भी फाइंड करने के लिए वेक्टर्स ही लगाते हैं ना। ये I J क्या होते हैं? कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं। वैसे ही हमने जब OQ फाइंड किया, वेक्टर है, OQ वेक्टर फाइंड किया, इसलिए I J का यूज होना था। और हमारे लिए यहाँ I J क्या है? T N and B। सो T B लगा दिया हमने, T लगा दिया एंड B लगा दिया। क्यों? N तो परपेंडिकुलर ही है, ये तो T और B में ही लाई कर रहा है, तो इसके पास क्या होंगे? T एंड B ही होंगे Q के पास, OQ के पास। समझ में आया? क्योंकि देखिए ये एक प्लेन में है और प्लेन के पास उससे 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो स्पेस में होता है उसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके पास क्या थे? 2 कोऑर्डिनेट्स थे। क्यों? क्योंकि N तो परपेंडिकुलर ही हो गया, तो T और B यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलिए आगे चले, ये सब समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है? जो A वेक्टर है, ये A यूनिट वेक्टर है। जब हमने यहाँ पर इसे फाइंड किया, सॉरी जो मैंने यहाँ पर ही रफ कर दिया, ये जो हमने फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया? डिस्टेंस फाइंड की है ना। और डिस्टेंस किस में होती है? स्केलर में होती है। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, स्केलर में चेंज कर रही है मैं वेक्टर की, तो हमें इस वेक्टर का क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने लिखा था OP अपॉन A यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो यहाँ A वेक्टर डिस्टेंस पे बात हो रही, तो हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। तो जब भी किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो क्या होती है? इक्वल्स टू 1। मीन्स सब A की जगह क्या मिल जाएगा हमें? 1। सो OQ वेक्टर क्या मिल जाएगा हमें? cos अल्फा T यूनिट वेक्टर प्लस साइन अल्फा B यूनिट वेक्टर। कोई डाउट नहीं इसमें? क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पर ही क्या चाहिए, अब हमें क्या करना है? अब आप सिंपली क्या कीजिए, इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये OQ क्या है? A वेक्टर है, लिख दीजिए यहाँ पर ही A यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, इसे क्या कीजिए? सबको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मीन्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? S के रिस्पेक्ट में। ठीक, ऐसे हो गया। यहाँ पर करेंगे cos अल्फा, एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट एंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के लिए आ जाएगा। सो cos अल्फा d t यूनिट वेक्टर बाय ds। समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? प्लस साइन अल्फा, और इधर भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। सो db यूनिट वेक्टर बाय dt। समझ में आ गया इतना? अब देखिए ये कांस्टेंट था, है ना, जनरेटर कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0 इक्वल्स टू यहाँ से cos अल्फा t यूनिट वेक्टर डैश प्लस साइन अल्फा, अब ये क्या होगा? b यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर इतना? समझ में आ गया? अब आप सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला याद कीजिए। क्या था वो? जो t यूनिट वेक्टर डैश होता है वो कप्पा n के इक्वल होता है, एंड b यूनिट वेक्टर जो डैश होता है वो माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। समझ में आया? यही सीखा था ना हमने। ये मैं रब कर दूं। देखिए क्या किया हमने? ये क्या था? टेंजेंट,
और ये क्या था, जनरेटर, उन दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट आया था। कैसे है, इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर, वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें कॉस मिल जाएगा, कॉस अल्फा। फिर हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या किया, टी की जगह एन डॉट ए पुट किया, एंड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे तो हमने ये बनाया। क्लियर? अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करें, इसके आगे वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर ही सिंपली। सो कॉस अल्फा टी यूनिट वेक्टर डैश की जगह कप्पा एन यूनिट वेक्टर माइनस माइनस आ जाएगा ना, माइनस साइन अल्फा टाउ एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर? इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से एन यूनिट वेक्टर कॉमन ले लीजिए। सो एन यूनिट वेक्टर कॉमन आ गया, क्या मिला आपको अंदर, कॉस अल्फा माइनस, सॉरी यहाँ पे कप्पा भी है, कप्पा माइनस साइन अल्फा टाउ, ये क्या है सब इक्वल्स टू 0 के। ठीक, इक्वल्स टू क्या है, ये पूरा टर्म 0 के। ये वेक्टर है, ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, ये 0 होगा, है ना, ये वेक्टर है, ये तो 0 ही नहीं हो सकता। सो मतलब ये वेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होगी ना, तभी तो ये है, वरना वैल्यू नहीं होती तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये 0 हो गया, मीन्स कॉस अल्फा कप्पा माइनस साइन अल्फा टाउ इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को उधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा कप्पा इक्वल्स टू साइन अल्फा टाउ। हमें क्या चाहिए, कप्पा अपॉन टाउ। सो कप्पा के नीचे क्या कीजिए, टाउ लिख दीजिए, एंड साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा लिख दीजिए। इससे क्या मिल जाएगा, कप्पा अपॉन टाउ इक्वल्स टू tan अल्फा, एंड tan अल्फा इज व्हाट, कांस्टेंट। जब एंगल कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट। सो कप्पा अपॉन टाउ क्या मिल गया, या इन दोनों का रेशियो क्या मिल गया हमें, tan अल्फा या फिर कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? प्रूविंग समझ में आई। जब हमने हेलिक्स लिया तो इसे क्या प्रूव किया, कांस्टेंट प्रूव किया। अब क्या करेंगे, इसे ले लेंगे और इसे हेलिक्स प्रूव कर देंगे, वो तो बहुत ही इजी है। समझ में आ गया इतना आपको? चले आगे चले, चलिए देखिए अब क्या करना है हमें। हमारे पास ये दिया है कि कप्पा और टाउ का रेशियो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, प्रूफ करिए कि ये हेलिक्स होगा। हेलिक्स होगा इट मीन्स हमें जनरेटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कांस्टेंट प्रूव करना है। यही मतलब है। हेलिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हेलिक्स पे एक कर्व है उस पे जो हमने टेंजेंट बनाया, उस टेंजेंट का जनरेटर से एंगल कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो वही हमें प्रूव कर दे तो हम ये हेलिक्स प्रूव कर लेंगे। तो अब देखिए कप्पा अपॉन टाउ क्या है, कांस्टेंट है। तो सपोज कर लीजिए कप्पा अपॉन टाउ को हमने लेट कर लिया कि ये सी है, ठीक। यहाँ से कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा इक्वल्स टू टाउ और ये सी कांस्टेंट। लेकिन सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले से कप्पा होता क्या है, या फिर टी यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है, कप्पा एन यूनिट वेक्टर, है ना। तो इस कप्पा की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, टी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू कप्पा क्या है, टाउ सी एन यूनिट वेक्टर। हाँ क्लियर। एक चीज और सुनिए आप, जो टॉर्शन के लिए हमने प्रूव किया था सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला, वो क्या था, बी यूनिट वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू माइनस टाउ एन यूनिट वेक्टर। ये प्रूव किया था। देखिए यहाँ टाउ है, यहाँ एन नहीं है, तो माइनस लगा दे, है ना, माइनस लगा दे, या फिर इसे ऐसे लिख दे, माइनस बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू टाउ एन। मीन्स टाउ और एन की जगह में क्या रखना है, माइनस बी यूनिट वेक्टर। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख दे, टी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू माइनस बी यूनिट वेक्टर डैश, और ये क्या है, सी। ऐसे ही रहा, कोई डाउट नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। हमने क्या माना था, इसे कांस्टेंट मान के ही चल रहे हैं ना। अब देखिए इसको इधर ले आइए। सो टी यूनिट वेक्टर डैश प्लस बी यूनिट वेक्टर डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये डिफरेंशिएट में है, ये डिफरेंशिएट में, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अगर हम इससे अगर ऐसे लिख दें, डी, देखिए डैश है तो यहाँ डी बाई डी एस लिख दें और अंदर लिख दें टी यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। इसमें तो कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है ना इसमें। देखिए ध्यान से देखिए,
टी यूनिट वेक्टर बी, अब ये डिफरेंशिएट होना चाहेगा तो अंदर फिर से टी डैश कर देगा, ये फिर से बी यूनिट वेक्टर डैश कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये और ये सेम हो गया, बस हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन बाहर निकाल लिया है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें 0 मिला है। अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें 0 मिला है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन से पहले कुछ कांस्टेंट रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया इधर का टर्म, मतलब ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही रहा होगा। मीन्स ये जो है ये टी यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर सी इक्वल्स टू, अगर मान ले कोई कांस्टेंट इधर क्या था, एक कोई कांस्टेंट था। क्लियर। अब क्या करना है हमें चाहिए क्या था, a डॉट टी या t डॉट a, यही चाहिए था। उसी को हमें क्या प्रूव करना था, कांस्टेंट एंगल पे प्रूव करना था। तो देखिए इधर क्या कह रहा है वो कि टी बी यूनिट वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या है, a। अगर हम पूरी तरफ दोनों साइड टी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर ले इसका, टी यूनिट वेक्टर से दोनों तरफ क्या करें, डॉट प्रोडक्ट। तो टी यूनिट वेक्टर का डॉट टी यूनिट वेक्टर से प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पर सी है, इक्वल्स टू टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर। हाँ, क्या किया हमने, दोनों साइड टी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए ये वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट में है, मीन्स इसको लिखेंगे क्या हम, टी का यूनिट वेक्टर, फिर क्या है टी का यूनिट वेक्टर, फिर कॉस एंगल थीटा। यहाँ पर थीटा 0 होगा क्योंकि वो वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। इट मीन्स उन दोनों के बीच का एंगल 0, एंगल 0 इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते तो 1 हो, फिर चाहे वहाँ स्क्वायर लगाओ या क्यूब लगाओ, तो ये क्या हो गया 1। सो अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1। हाँ, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस, ये तो स्केलर है, इसका तो डॉट प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में, मीन्स टी यूनिट वेक्टर का और बी यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। हमें पता है ना, ये है बहुत बारी हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मीन्स cos 90 की वैल्यू 0, इट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया। एंड यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सो टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया, टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट। देखिए टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो हमें, ये कांस्टेंट ही तो है, हमें यही प्रूव करना था कि ये से कांस्टेंट हो, तो 1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रूव हो गया ये हेलिक्स। देखिए cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पर ही 1 कर दी है उसने, मीन्स कि कोई वैल्यू रखी होगी तो वो आई क्या है 1, तो इट मीन्स वो कांस्टेंट ही तो है। ये कांस्टेंट मिला है तो हमें क्या मिल गई, टी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1 विच इज कांस्टेंट। क्लियर। एंड इससे क्या हो गया, ये हेलिक्स हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। भी एक और लेक्चर है इसी पे, सर्कुलर हेलिक्स पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेंड्रिकल में पूछा ही सर्कुलर हेलिक्स जाता है। ठीक, तो उसे भी समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर आई थिंक हेलिक्स की एक थ्योरम बचेगी शायद, तो मैं उसे कराऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि भूले नहीं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।